हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है शिखा और आज हम करेंगे अपना क्लास 11th की इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5 विच इज प्रोडक्शन फंक्शन। और इसमें इस चैप्टर में ना बस इतना है कि आप एक टेबल भी याद कर लोगे ना, तब भी आप इस पूरे चैप्टर को आराम से याद कर लोगे। बस वो टेबल याद करना है आपको, एंड दैट्स इट। और जो थोड़े बहुत बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो बहुत आसान है, मतलब मैं आपको एक ही बार समझाऊंगी ना, आपके माइंड में वहीं पर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, सो इस वीडियो में मैं फुली डिटेल में आपको ये चैप्टर समझाऊंगी, वो भी कम से कम टाइम के अंदर। तो इसी वीडियो को देख के काम खत्म करो, अपना चैप्टर खत्म कर लो। ओके, अच्छा अब हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो नोट्स है वो मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पर अपलोड कर दिए हैं, वहां पे आप जाके मुझे फॉलो करना और इन नोट्स को डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और मैं आपसे क्या करूंगी, इन नोट्स के साथ साथ ना लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज, ये सब भी अटैच कर दूंगी। तो इसी पीडीएफ के लास्ट पेजेस पर आपको सारे नोट्स और इंक्लूडिंग पी वाई क्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एनसीईआरटी क्वेश्चंस, ये सब आपको मिल जाएगा। मतलब फुली सेट आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना। एंड सेकेंडली, कोई भी डाउट है या फिर आपको कोई अपडेट चाहिए चैनल से रिलेटेड, तो मैं वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती रहती हूँ। कोई भी डाउट है तो आप मुझे डीएम कर लेना इंस्टाग्राम पे। आई रिप्लाई सून एज सून पॉसिबल। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को, प्रोडक्शन फंक्शन। अच्छा, सबसे पहले ये बताओ प्रोडक्शन क्या होता है। प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पादन। उत्पादन इन द सेंस कि हम कुछ चीजें बना रहे हैं, है ना, प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे कि मैंने खेत में से गन्ना लिया, गन्ना गया फैक्ट्री में, फैक्ट्री में गया मशीन्स में, और मशीन से फिर वो गन्ना गुजरा तो उसकी क्या बन गई, फिर प्रोसेसिंग करके चीनी बन गई। ठीक है, तो यानी कि हमारा गन्ना जो था वो क्या था, इनपुट था, और आउटपुट क्या आया, चीनी आया। तो ये जो मैंने उत्पादन किया, प्रोडक्शन किया, किसका, गन्ने का, चीनी से, चीनी, गन्ने का चीनी से, वो होता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब कि ऐसी एक्टिविटी जहां पर इनपुट्स जो है वो बदल जाते हैं आउटपुट में। जैसे कि शुगर केन हमारा इनपुट है और बदल के इसमें गया शुगर में, तो शुगर क्या हुआ, हमारा आउटपुट हो गया। ठीक है, इनपुट क्या मतलब होता है, इनपुट यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की शॉर्ट फॉर्म होती है एफओपी। अब इस वर्ड को ध्यान से समझो, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसका क्या मतलब है कि प्रोडक्शन में लगने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। यानी कि जब भी हम कुछ भी उत्पादन करते हैं तो उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट लगते हैं। एक तो हमें जमीन चाहिए होगी जिसके अंदर ऊपर, जिसके थ्रू हम प्रोडक्शन कर पाएंगे। उस जमीन पे काम करने के लिए हमें लेबर भी चाहिए होगी, लेबर के साथ साथ हमें पैसा भी चाहिए होगा। ठीक है, क्योंकि हम अपने बिजनेस चला रहे हैं तो डेली बेसिस पे पैसा भी चाहिए होगा। और एंटरप्राइज अगर हमने खोला है तो फिर प्रॉफिट भी होना चाहिए। तो ये जो चार चीजें होती है ना, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज, ये है हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। समझ में आया। तो इनपुट क्या होते हैं, इनपुट मतलब कि हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज, इन सभी के थ्रू हमारा जो है आउटपुट बन पाता है। और आउटपुट क्या होता है कि जो भी प्रोडक्शन का आउटपुट हुआ, जो भी हमारे प्रोडक्शन के एंड में आया, इनपुट के थ्रू, इनपुट में ट्रांसफॉर्मेशन होके वो हो गया हमारा आउटपुट। यानी कि प्रोडक्शन प्रोसेस होने के बाद जो कमोडिटी बन के आती है, जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आता है, उससे हम क्या कहते हैं, आउटपुट। अब ये जो चैप्टर का नाम है यानी कि प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है वो भी अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, अब एक चीज समझो, दो टाइप के फैक्टर्स होते हैं, एक फिक्स्ड फैक्टर होता है और एक वेरिएबल फैक्टर होता है। अब और दो टाइम होते हैं, एक शॉर्ट रन होता है और एक लॉन्ग रन होता है। शॉर्ट रन यानी कि थोड़ा टाइम, लॉन्ग रन यानी कि लंबा टाइम। ठीक है, और फिक्स्ड फैक्टर कौन से फैक्टर्स होते हैं, ये देखो, फिक्स्ड फैक्टर वो वाले फैक्टर्स होते हैं जिसमें जो हम शॉर्ट रन में या फिर कम टाइम में बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर हमारी मशीन में, हमारी कंपनी में या फिर हमारी फैक्ट्री में मशीन रखी हुई है, उस मशीन में कोई खराबी आ जाएगी तो क्या आप सेकंडों में चेंज कर सकते हो उस मशीन को, या फिर 1 घंटे में, 2 घंटे में नई मशीन ला सकते हो, नहीं ला सकते। एक मशीन को लाने में भी बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो फिर शॉर्ट रन में, कम टाइम में हम उन फैक्टर्स को चेंज नहीं कर पाते हैं, तो उस फैक्टर का क्या नाम होता है, फिक्स्ड फैक्टर। और एक एग्जांपल और लगा लो, मान लो हमारी लैंड में कोई दिक्कत आ गई, हमें जमीन, क्या हमें जमीन 2 घंटे मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। अगर हमारी बिल्डिंग अर्थक्वेक की वजह से ढह गई तो क्या हम नई बिल्डिंग फटाफट से खरीद पाएंगे, नहीं खरीद पाएंगे। इन सब चीजों में बहुत लंबा टाइम लगता है। तो फिक्स्ड फैक्टर वो होते हैं जो शॉर्ट रन में हम बदल नहीं सकते हैं। दूसरा एक और पॉइंट इसका ये देखो, फिक्स्ड फैक्टर वो होते हैं जो आउटपुट में कुछ भी हो जाए लेकिन ये चेंज नहीं हो सकते। जैसे कि मान लो आपका प्रॉफिट कितना ही हो, आपका प्रॉफिट ज्यादा हो, आपका प्रॉफिट कम हो, या फिर आपका प्रॉफिट जीरो हो, लेकिन आपको रेंट तो देना ही देना पड़ेगा ना बिल्डिंग का। अब जो लैंड ओनर होते हैं वो ये तो नहीं कहेंगे कि चल तेरा इस बार काम नहीं हुआ तो फिर तू भाड़ा मत दियो या फिर रेंट मत दियो, आपको देना ही देना पड़ेगा रेंट, है ना।
ऐसे ही लेबर है, लेबर जो है वो अपना काम करते हैं। अब वो ये थोड़े ना कहेंगे कि आपका प्रॉफिट नहीं हुआ तो आप हमारी वेजेस मत देना, आप हमारी सैलरी मत देना, आपको वो भी देनी पड़ेगी। तो फिक्स्ड फैक्टर्स वो होते हैं जो आपको देने ही देने पड़ते हैं और वो शॉर्ट रन में चेंज नहीं हो सकते। ओके नेक्स्ट देखो, वेरिएबल फैक्टर कौन से होते हैं? ये ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके शॉर्ट रन में चेंज हो सकते हैं। मान लो आपका रॉ मटेरियल जो है वो खत्म हो गया, तो आप फटाफट से ऑर्डर करवा लोगे रॉ मटेरियल वगैरह, है ना। आपकी जो लेबर है वो गांव चली गई, तो उसके बाद आप न्यू लेबर ले आओगे जल्दी से जल्दी। मतलब ये शॉर्ट रन में कम टाइम में हम चेंज कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये जो है आउटपुट के साथ चेंज होते रहते हैं। जैसे कि मान लो अगर हमारा प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, रॉ मटेरियल और लेके आएंगे, है ना, और ज्यादा हम उत्पादन करने की कोशिश करेंगे, प्रोडक्शन करने की कोशिश करेंगे। और अगर हमारा प्रॉफिट ही कम हो रहा है, हमारी बिक्री कम हो रही है, हमारी सेल्स ही कम हो रही है, तो हम रॉ मटेरियल कम लेके आएंगे। तो वेरिएबल फैक्टर्स वो होते हैं जो चेंज होते हैं आउटपुट के साथ, और साथ ही साथ हम इसको शॉर्ट रन में चेंज भी कर सकते हैं। इतना समझ में आया। और अब हम आते हैं कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप दिखाता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर देखते हैं, ये OX इज इक्वल्स टू F और I1 I2 I3 और I टू दी n नंबर्स ऑफ। अब यहाँ पर आउटपुट जो है, OX का मतलब क्या है, किसी भी कमोडिटी का आउटपुट, ठीक है। और F जो है वो क्या है, फंक्शनल रिलेशनशिप। और I2 क्या है, आउटपुट इन, और I और I2 क्या है, इनपुट है, ठीक है। तो अगर हम इनपुट डालेंगे, इनपुट के अंदर हम फंक्शनिंग करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन करवाएंगे, और उससे हमारा क्या निकलेगा, आउटपुट निकलेगा, ठीक है। तो ये जो पूरा रिलेशनशिप बताया ना इनपुट और आउटपुट के बीच में, तो वो क्या होता है, हमारा प्रोडक्शन फंक्शन होता है, ठीक है। अब शॉर्ट रन में मैंने आपको समझा ही दिया क्या होता है। ये होता है कम टाइम, जिसके अंदर सिर्फ हम वेरिएबल फैक्टर बदल सकते हैं और फिक्स फैक्टर हम नहीं बदल सकते, ठीक है। और शॉर्ट रन में जैसे मैंने आपको बताया कि हम सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को बदल सकते हैं, फिक्स फैक्टर को हम नहीं बदल सकते। तो वेरिएबल फैक्टर जो है वो आउटपुट के साथ बढ़ते हैं, आउटपुट बढ़ रहा है तो वेरिएबल फैक्टर भी बढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है तो हम रॉ मटेरियल भी ज्यादा लेके आएंगे, प्रॉफिट घट रहा है तो रॉ मटेरियल भी कम लेके आएंगे। तो आउटपुट अगर बढ़ेगा तो हमारे वेरिएबल फैक्टर भी बढ़ेंगे, आउटपुट घट रहा है तो हमारे वेरिएबल फैक्टर भी घटेंगे, आउटपुट जीरो है तो हमारा वेरिएबल फैक्टर भी जीरो होगा, ठीक है। तो यानी कि ये जो है शॉर्ट रन में हम वेरिएबल फैक्टर्स जो है वो चेंज कर सकते हैं। वेरिएबल फैक्टर जो है आउटपुट से पूरा डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होता है, और इस चीज को हम क्या कहते हैं, रिटर्न्स टू अ फैक्टर, ठीक है। कि यहाँ पर ये बताया है कि जब हमारा वेरिएबल फैक्टर बढ़ जाएंगे, ठीक है, रॉ मटेरियल बढ़ जाएगा, लेबर बढ़ जाएंगी, तो हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, है ना। और जो फिक्स्ड फैक्टर है वो शॉर्ट रन में हमेशा सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, हमेशा बदल नहीं सकते। इस चीज को हम क्या कहते हैं, रिटर्न्स टू अ फैक्टर। और इसको ध्यान में रखना क्योंकि रिटर्न्स टू अ फैक्टर अभी हमें आगे पढ़ना है। अब यहाँ पर देखो OX इज इक्वल्स टू फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट I1 एंड I2। अब यहाँ पर देखो I2 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसका क्या मतलब है कि I2 हमारा कांस्टेंट है। I2 इन द I2 कांस्टेंट है, क्या इसका क्या मतलब है कि हम इसको चेंज नहीं कर सकते। और शॉर्ट रन में अगर हम किसी चीज को, किसी फैक्टर को चेंज नहीं कर सकते तो हमारा क्या हो जाता है, फिक्स्ड फैक्टर। और यहाँ पर हम I1 को चेंज कर सकते हैं, इसका क्या मतलब है कि हमारा वेरिएबल फैक्टर है, ठीक है। और OX का क्या मतलब है, आउटपुट है, एंड F मतलब फंक्शनल रिलेशनशिप, ठीक है ना। और लॉन्ग रन भी क्या होता है, हमारे पास बहुत टाइम है, हम इसमें सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज कर सकते हैं, चाहे वो फिक्स्ड है चाहे वो वेरिएबल है, ठीक है। और आउटपुट जो है वो लॉन्ग रन में हम इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, दोनों फैक्टर्स को, क्योंकि हम चेंज कर सकते हैं। और इस चीज को हम क्या बोलते हैं, रिटर्न्स टू अ स्केल। इतना समझ में आया। आई होप आपको लॉन्ग रन, शॉर्ट रन, फिक्स्ड वेरिएबल और वेरिएबल फैक्टर्स ये सब समझ में आए होंगे, और प्रोडक्शन फंक्शन भी समझ में आया होगा, ठीक है। और प्रोडक्ट और आउटपुट क्या होता है कि एक फर्म ने कितने गुड्स की वॉल्यूम जो है वो प्रोड्यूस करी एक पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर, वो हम कहते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब कि जब हमने इनपुट दिया मशीन में, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन करवाई, फिर जो निकल के आया उसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट कहते हैं। वो भी एक टाइम में कितने हमने प्रोडक्ट निकाले, कितने हमने आउटपुट निकाले, दैट इज नोन एज प्रोडक्ट और आउटपुट। अब हम देखते हैं कि कितने टाइप के प्रोडक्ट होते हैं। तो 3 टाइप के प्रोडक्ट हमें पढ़ने हैं। एक होता है हमारा टोटल प्रोडक्ट, एक होता है हमारा एवरेज प्रोडक्ट, और एक होता है हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट। तो इन सबको हम TP, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई। ओके अब टोटल प्रोडक्ट को हम टोटल फिजिकल प्रोडक्ट भी बोलते हैं, समझ में आया, TPP भी बोल सकते हैं। अब इसका क्या मतलब है कि एक फर्म ने एक स्टिपुलेटेड टाइम में
टोटल सम ऑफ आउटपुट कितने निकाले हैं, टोटल सम ऑफ प्रोडक्ट कितने निकाले, उन सबका टोटल वो होता है टोटल प्रोडक्ट हमारा। इतनी बात समझ में है, इसलिए हमने इसका नाम क्या रखा है, टोटल प्रोडक्ट या फिर टोटल फिजिकल प्रोडक्ट। अब ये निकलता कैसे, इसका फॉर्मूला क्या है कि एल मतलब क्या होता है कि हमारे जितने भी वेरिएबल फैक्टर्स हैं वो उसको मल्टीप्लाई कर दो एवरेज प्रोडक्ट से, समझ में, एवरेज प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल फैक्टर। तो और इसमें हमारा एक और फॉर्मूला है, टोटल प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू सम ऑफ, सिग्मा मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल द मार्जिनल प्रोडक्ट। ये इसके फॉर्मुलेज हैं, अभी इस पे मत जाओ, अभी मैं आगे आपको समझाती हूँ इसमें और क्या है, तब आपको इनके फॉर्मुले समझ में आएंगे। अच्छा, टोटल प्रोडक्ट को हम टोटल रिटर्न ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर भी बोल सकते हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन सबके ना जो ऑल्सो नोन एज कि इसका नाम ये भी होता है, इसका नाम ये भी होता है, वो भी याद कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में किसी भी नेम से पूछा जा सकता है कोई भी कंसेप्ट, ठीक है। नाउ वी आर कमिंग टूवर्ड्स एवरेज प्रोडक्ट, इसको हम एपी या फिर एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। इसका ये होता क्या है बेसिकली, जब हम अपने टोटल प्रोडक्ट को डिवाइड कर देते हैं हमारे वेरिएबल फैक्टर से, उससे हमारा क्या निकल जाता है, एवरेज प्रोडक्ट। इतनी बात समझ में आई, ओके। और मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है कि हमारे टीपी में कितना चेंज आ रहा है और हमारे वेरिएबल फैक्टर्स में या फिर एल हमारे वेरिएबल फैक्टर्स में कितना चेंज आ रहा है, उससे हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट निकलता है और इसको हम मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। अभी इतनी बात समझ लो, आई थिंक आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं आया होगा अभी, लेकिन मैं जब आपको टेबल बना के सिखाऊंगी ना तब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो आप ये ध्यान रखो, 3 टाइप के प्रोडक्शन कंसेप्ट होते हैं या फिर प्रोडक्ट्स होते हैं, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसके रिलेशनशिप, अब ये जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप बिटवीन टीपी, एपी और एमपी। नाउ इसके बीच में हमें रिलेशनशिप याद करने में एक बात ध्यान रखना, माइक्रो इकोनॉमिक्स में अगर हमें किसी भी फैक्टर में रिलेशनशिप याद करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम उसका स्केड्यूल जान ले, क्योंकि ये स्केड्यूल अगर हमें आता होगा, हमें हमारे ब्रेन में होगा, इसकी सारी वैल्यूज हमें याद करनी पड़ती है, ठीक है। अगर ये टेबल हमें याद होगा तो इसी टेबल के थ्रू हम जो है वो क्या बना सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं टीपी का, एमपी का और एपी का, और उस डायग्राम को देखकर और इस टेबल को देखकर हम इनके बीच में रिलेशनशिप बता सकते हैं। तो ये चीज बड़े अच्छे से ध्यान रखना। और साथ ही साथ रिलेशनशिप जब भी आप बताओगे तो फिर टीपी, एपी, एमपी या फिर किसी भी फैक्टर का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। नाउ अब मैंने एक टेबल बनाया है, इस टेबल को ध्यान से देखो। सबसे पहले हम जो है वेरिएबल फैक्टर्स लेंगे या फिर वेरिएबल इनपुट लेंगे। जो हमारे वेरिएबल फैक्टर्स है वो बढ़ रहे हैं, ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये 9 वेरिएबल इनपुट है। अब टीपी जो है वो मैंने क्या लिया, इसको टीपी की वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी ताकि आप पूरा स्केड्यूल बना पाओ। टीपी की वैल्यू है 2 5 9 12 14 15 15 14 12, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप एपी कैसे निकालोगे, ध्यान रखना। अब एपी जो है वो कैसे निकलेगा, जब हम टीपी को डिवाइड कर देंगे हमारे वेरिएबल इनपुट से तो हमारा एपी निकलेगा। तो 2 डिवाइड बाय 1 इज 2, 5 डिवाइड बाय 2 इज 2.5, 9 डिवाइड बाय 3 इज 3, 12 डिवाइड बाय 4 इज 3, और उसके बाद 14 डिवाइड बाय 5 इज 2.5, 15 डिवाइड बाय 6 इज 2.8 और ये 2.5, ठीक है। तो इस तरीके से आप टीपी को जब आप वेरिएबल इनपुट से डिवाइड करोगे तो आपका एपी आ जाए, जो मैंने आपको ऊपर बताया, देखो टीपी डिवाइड बाय वेरिएबल फैक्टर, ठीक है। अब हम आते हैं एमपी पे। एमपी कैसे निकलेगा कि चेंज इन टीपी डिवाइडेड बाय चेंज इन वेरिएबल फैक्टर। तो अब यहाँ पर जो पहली टीपी होगी वो तो सेम आ जाएगी पहली एमपी के। अब यहाँ पर देखो पहले टीपी 2 थी और अब टीपी जो है वो 5 है, तो कितने का चेंज आया, 3 का चेंज आया। और पहले वेरिएबल फैक्टर 1 था और अब जो है 2 है, तो कितने का चेंज आया, +1 का चेंज आया। तो 3 यहाँ पे चेंज आया, 1 का यहाँ पे चेंज आया, तो 3 डिवाइड बाय 1 इज 3। अब यहाँ पर देखो पहले टीपी 5 थी, अब टीपी 9 है, तो कितने का चेंज आया, 4 का चेंज आया, ठीक है। और पहले टीपी 2 थी और यहाँ पर पहले वेरिएबल इनपुट 2 था, अब जो है वेरिएबल इनपुट 3 है, तो कितने का चेंज आया, +1 का, तो 4 डिवाइड बाय 1 इज 4। ऐसे यहाँ पर देखो पहले टीपी 15 था, अब यहाँ पर फिर से 15 है, तो कितने का चेंज आया, 0 का चेंज आया, और यहाँ पर 1 का चेंज है, तो 0 डिवाइड बाय 1 इज 0।
अब यहाँ पर देखो टीपी पहले 15 थी, अब यहाँ पर 14 है, तो कितने का चेंज आया, -1 का, और यहाँ पर 1 का, तो -1 आंसर आ गया। तो इस तरीके से एमपी का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन टीपी डिवाइड बाय चेंज इन वेरिएबल इनपुट्स। और ऐसे ही एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, टीपी डिवाइड बाय वेरिएबल इनपुट। तो इतना समझ में आपको कि कैसे हमें टेबल बनाना है। इस टेबल के लिए आपको एक तो टीपी की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी एक बार ही, तो और वेरिएबल फैक्टर्स तो आप बढ़ा ही दोगे, और फिर एमपी और एपी जो है इन्हीं की फॉर्मूले से निकल जाएगी। इतनी बात समझ में आई? ओके। तो अगर हम रिलेशनशिप बताएंगे तो रिलेशनशिप जो है वो आप इस टेबल को देख देख के ही निकाल सकते हो। कैसे रिलेशनशिप निकालोगे, ये देखो आप यहाँ पे नोट करो, पहले टीपी 2 था, फिर 5 था, फिर 9 था। अच्छा, पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, सबसे पहले हम रिलेशनशिप निकाल रहे हैं टीपी और एमपी में, ठीक है। इन्हीं दो रिलेशनशिप का पूरा खेल है। अब यहाँ पर टीपी जो है पहले 2 था, फिर 5, फिर 9, फिर 12, फिर 14 और फिर 15, यानी कि टीपी देखो यहाँ तक तो बढ़े जा रहे हैं, ठीक है। और अब हमें रिलेशनशिप किसके बीच में बतानी है, टीपी और एमपी। तो हम एमपी को देखते हैं, यहाँ तक तो टीपी हमारा बढ़ रहा था। एमपी देखो 2 था, 3 था, फिर 4 था, फिर 3 आया, फिर 2 आया, फिर 1 आया। अब यहाँ पर जो है एमपी भी पहले तो बढ़ रहा था, लेकिन फिर जो है वो घटने लग गया। समझ में आया? अब टीपी जो है वो 15 पे रुक गया। देखो यहाँ पर भी 15 था और यहाँ पर भी 15 है, तो एमपी जो टीपी जो है वो एक जगह पर रुक गया, और फिर एमपी जो है वो भी 0 हो गया। मतलब जब टीपी अपने एकदम मैक्सिमम पे था, क्योंकि 15 यहाँ पर देखो पूरी उसमें मैक्सिमम वैल्यू है, जब टीपी अपने मैक्सिमम पे था तो फिर जो हमारा एमपी है वो 0 हो गया। फिर क्या हुआ, टीपी जो है वो घटने लग गया, 15 से 14 पे आ गया, फिर 12 पे आ गया, तो हमारे एमपी जो है वो नेगेटिव होने लग गया, ठीक है। और फिर टीपी का जो फॉर्मूला होता है वो लिख दो कि टीपी का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल फैक्टर्स, ठीक है। और एमपी का फॉर्मूला लिख दो चेंज इन टीपी अपॉन चेंज इन वेरिएबल फैक्टर्स, इस तरीके से। तो आपको ये रिलेशनशिप बताना है इस टेबल को देख के कि जब टीपी इंक्रीज कर रहा था तो एमपी भी इंक्रीज कर रहा था, टीपी इंक्रीज कर रहा था, फिर हाँ यहाँ पर देखो पहले टीपी जो है वो इंक्रीज बढ़िया तरीके से कर रहा था, है ना, बड़े बड़े कदम लेके, लेकिन फिर टीपी इंक्रीज तो करने लग गया, लेकिन थोड़े थोड़े लेवल पे, कम कम लेवल पे। फिर यहाँ पर वही लिखना, टीपी इंक्रीज कर रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट पे, मतलब थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कर रहा है। फिर एमपी जो है वो भी गिरने लग गया, है ना। जब टीपी अपने मैक्सिमम पे पहुंचा, टेबल में जो 15 पे था, तो एमपी 0 पे आ गया था। फिर जब टीपी गिरने लग गया तो एमपी जो वो नेगेटिव हो गया। उसके बाद एमपी जो टीपी जो है वो स्टॉप हो गया इंक्रीज होना, और एमपी अपने मैक्सिमम पे था। तो यहाँ पर उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं इसके बारे में और बताऊंगी आपको। तो ये टीपी और एमपी के बीच में रिलेशनशिप निकालनी आ गई आपको। सिमिलरली हम एपी और एमपी के बीच में रिलेशनशिप निकालते हैं, ठीक है। तो जब भी आप रिलेशनशिप निकालो, पहले 2 पॉइंट, लास्ट के 2 पॉइंट तो आपको इनके फॉर्मूला ही लिखने होते हैं कि एमपी का क्या फॉर्मूला होता है और एपी का क्या फॉर्मूला होता है। एमपी का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन टीपी अपॉन चेंज इन वेरिएबल फैक्टर, और एपी का क्या फॉर्मूला होता है, टीपी अपॉन वेरिएबल फैक्टर। तो ये 2 पॉइंट तो आपके रिलेशनशिप के ऑलरेडी हो गए फॉर्मूला में से। अब यहाँ पर देखो एमपी जो है वो इंक्रीज कर रहा है सबसे पहले, ठीक है, और एपी भी जो है वो इंक्रीज कर रहा है लेकिन धीरे धीरे लेवल पे, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट पर एपी और एमपी जो है वो दोनों इक्वल हैं, ठीक है। उसके बाद जो है एमपी डिक्रीज करने लग जाता है, लेकिन एपी जो है वो भी एमपी जो है वो डिक्रीज होने लग जाता है और एपी भी साथ में डिक्रीज होने लग जाता है। फिर एमपी जो है वो नेगेटिव होने लग जाता है और एपी जो है वो डिक्रीज होने लग जाता है। इस तरीके से आपको रिलेशनशिप बतानी है। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, जब एपी राइज हुआ तो एपी जो था वो एमपी से कम था, इस तरीके से। जब एपी अपने मैक्सिमम पे था तो एपी जो है एमपी के बराबर था। जब एपी गिरने लग गया तो एमपी जो है वो एपी से लेस था। एमपी जो है वो 0 और नेगेटिव हो सकता है, और एमपी जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज करता है एपी से ज्यादा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन दोनों में रिलेशनशिप बता सकते हो खुद भी देख के, है ना। कि यहाँ पर देखो एपी जो है, जब एमपी जो है वो बढ़ रहा था तो एपी भी हमारा बढ़ रहा था, और एमपी जो है वो एपी से ज्यादा था। जैसे कि यहाँ पर 2.5 है, वो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, इस तरीके से। तो आप ये भी बता सकते हो। तो ये 2 रिलेशनशिप निकालनी आ गई, दैट्स ग्रेट। अब हमें पढ़ना है सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि हमारे एग्जाम के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें क्या है, रिटर्न्स टू अ फैक्टर, इसको आप लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी बोलते हो और रिटर्न्स टू अ फैक्टर भी बोलते हो। इसमें क्या होता है, जो हमने अभी रिलेशनशिप देखी है ना टीपी और एमपी में, उसी के ऊपर ये पूरा लॉ बेस्ड है। यहाँ पर 2 ज्यादा आते हैं, 2 नाम, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और रिटर्न्स टू अ फैक्टर, ये ध्यान रखना।
अभी इसका क्या मतलब होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का? इसका ये मतलब होता है कि अगर हम वेरिएबल फैक्टर्स को ही बढ़ाते हैं, वेरिएबल फैक्टर की एक इनपुट यानी कि वेरिएबल फैक्टर की हम क्वांटिटी को बढ़ाते हैं, मतलब वेरिएबल फैक्टर बढ़ा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, और जो फिक्स्ड फैक्टर है उसको हम कांस्टेंट रख रहे हैं, फिक्स रख रहे हैं, तो हमारा जो टीपी है वो पहले बढ़ता है, इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ेगा, फिर वो बढ़ता तो है लेकिन वो पहले फिर वो कम कम लेवल पे बढ़ेगा, डिमिनिशिंग रेट पे टीपी जो है हमारा बढ़ेगा, और उसके बाद टीपी जो है वो गिरना स्टार्ट हो जाए। इसमें बस टीपी की रिलेशनशिप आपको बतानी है। अब इसके कुछ एजम्पशंस लिख लो कि इसमें हम जो है वेरिएबल फैक्टर जो है वो हम मतलब वेरिएबल फैक्टर्स जो है वो हमेशा इंक्रीज होगा, फिक्स फैक्टर जो है वो डिक्रीज, फिक्स फैक्टर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, टेक्नोलॉजी हमारी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। एक फैक्टर हमारा वेरिएबल है, बाकी सारे फिक्स्ड हैं, कोई भी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है किसी भी फैक्टर का, शॉर्ट पीरियड में हम ये बात कर रहे हैं, ठीक है, या फिर शॉर्ट रन में हम ये बात कर रहे हैं। तो आपको जब भी ये लॉ लिखने के लिए आएगा या फिर ये लॉ पूछा जाए आपके एग्जाम में, सबसे पहले तो आप इस लॉ को डिस्क्राइब करो कि इसमें बताया क्या है इस लॉ में, फिर उस लॉ की 3 से 4 एजम्पशन लिख दो, इतना काफी है। अब उसके बाद जो मैंने आपको स्केड्यूल ऊपर दिखाया था उसी के जैसे ये एक स्केड्यूल और है, वो हम यहाँ पर देखते हैं। स्केड्यूल देखो आपको कैसे बनाना है, हमने एक फिक्स्ड फैक्टर ले लिया क्योंकि हम इसमें फिक्स्ड फैक्टर की भी बात कर रहे हैं, ठीक है, और एक फैक्टर ले लिया हमने वेरिएबल फैक्टर। फिक्स्ड फैक्टर में मैंने लिख दिया कि लैंड है मेरी फिक्स्ड फैक्टर, और वेरिएबल फैक्टर में मैंने ले लिया कि लेबर है मेरी वेरिएबल फैक्टर, ठीक है। उसके बाद मैंने टीपी और एमपी में रिलेशनशिप ले लिया या फिर स्केड्यूल ले लिया। यहाँ पर लॉ ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स में या फिर वेरिएबल प्रोपोर्शन में हम टीपी और एमपी के बीच में ही रिलेशनशिप बताते हैं। तो फिक्स्ड फैक्टर तो हमेशा फिक्स ही रहेगा शॉर्ट रन में, है ना, और ये क्योंकि शॉर्ट रन यहाँ पर देखो हमने एज्यूम किया कि हम शॉर्ट रन में ऑपरेशन कर रहे हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में। उसके बाद वेरिएबल फैक्टर जो है वो मेरा बढ़ रहा है 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। फिर आ जाओ आप टीपी पे। टीपी का मैंने आपको बताया है कि हमेशा आपको टीपी की वैल्यूज याद रखनी है, फिर एपी और एमपी अपने आप निकल जाता है। तो टीपी की वैल्यूज रखी मैंने 10 30 45 52 52 एंड 48, समझ में आया। एमपी कैसे निकालोगे इसी टीपी और वेरिएबल फैक्टर में से कि चेंज इन टीपी अपॉन चेंज इन वेरिएबल फैक्टर। यहाँ पर तो पहला जो टीपी है वही पहला आपका एमपी आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो टीपी जो है वो 10 से 30 हो गया तो कितने का चेंज आया, 20 का चेंज आया, और यहाँ पर वेरिएबल फैक्टर 1 से 2 हो गया तो कितने का चेंज आया, 1 आया, तो 20 डिवाइड बाय 1 इज 20, तो आपका एमपी जो है 20 हो गया। अब टीपी जो है पहले 30 था, फिर अब 45 हो गया तो कितने का चेंज आया, 15 का चेंज आया, और 2 था वेरिएबल फैक्टर और अब 3 हो गया तो 1 का चेंज आया, तो 15 डिवाइड बाय 1 इज 15। ऐसे ऐसे करके आप एमपी निकालोगे। अब यहाँ पर इस रिलेशनशिप को ध्यान से देखो, जब हमारा टीपी बढ़ रहा है तो हमारा एमपी भी बढ़ रहा है, इतनी बात समझ में आई। तो ये वाला जो फेज होगा, जो फर्स्ट 2 यूनिट्स का ये वाला जो फेज होगा, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट फेज ऑफ प्रोडक्शन, और इसका क्या मतलब है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। इस फर्स्ट फेज को हम इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारा टीपी भी इंक्रीज कर रहा है और एमपी भी हमारा इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट फेज में आओ, नेक्स्ट फेज है ये 3 यूनिट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो हमारा टीपी है वो बढ़ तो रहा है लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो यानी कि टीपी इंक्रीजेस बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। उसके बाद यहाँ पर हमारा जो एमपी है वो घटना चालू हो गया इस फेज में, ठीक है, और वो घटना चालू हो गया, और एक समय ऐसा है जब हमारा एमपी जो है वो 0 है लेकिन पॉजिटिव है। तो ये जो 3 यूनिट्स है उसमें आपका क्या आ रहा है, ये सेकंड फेज है, इसको हम डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर्स बोल सकते हैं, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर बोल सकते हैं, या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टीपी बढ़ रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट पे, कम रेट पे, एमपी जो है वो घट रहा है और 0 पे आ रहा है, ठीक है। फिर जो हमारी लास्ट यूनिट बचती है उसमें देखो टीपी जो है वो पहले 52 था, और हाँ यहाँ पर एक चीज और लिखनी है आपको कि जो टीपी है वो एक टाइम पे आके रुक जाता है 52 पे, यानी टीपी यहाँ पर कांस्टेंट हो जाता है, कांस्टेंट भी और मैक्सिमम भी, यानी टीपी एक जगह रुक के तो कांस्टेंट, और ये सबसे ज्यादा इस वैल्यू जो है टीपी की यहीं पर है जब वो कांस्टेंट हो रहा है, यानी कि टीपी मैक्सिमम भी है और कांस्टेंट भी है। अब लास्ट वाले फेज में क्या हो रहा है, टीपी पहले 52 था अब 48 है, यानी कि टीपी घटने लग गया, और एमपी जो है वो 0 था अब नेगेटिव भी आ गया। तो ये जो है थर्ड फेज नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर है, क्योंकि यहाँ पर एमपी नेगेटिव हो जाता है और टीपी जो है वो घट गया और
हाँ टीपी घट गया और एमपी जो हमारा नेगेटिव हो गया। तो ये इस तरीके से आपको स्केड्यूल बनाना है। जब आप ये स्केड्यूल बना लोगे तो आपको क्या करना है, वेरिएबल फैक्टर आप रखोगे एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर आप टीपी और एमपी की स्केल लोगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैंने टीपी की वैल्यूज यहाँ पे लिख ली, एमपी की वैल्यूज यहाँ पे लिख ली और फेजेस भी लिख लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो, एक्स एक्सिस पे मैंने सारे वेरिएबल फैक्टर्स ले लिए, वाई एक्सिस पे मैंने टीपी का स्केल ले लिया, ठीक है। मैंने 10 की वैल्यूज ले ली, 10 20 30 40 50 60, इतनी बात समझ में आई। और इसी के नीचे, ठीक इसी डायग्राम के नीचे मैंने एमपी का भी बना लिया। एमपी के लिए मुझे एक ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट भी बनाना पड़ा क्योंकि मेरा एमपी जो है वो नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पर एमपी की वैल्यूज रख ली, वही 10 का गैप रख लिया और यहाँ पर वेरिएबल फैक्टर्स मैंने रख लिए, ठीक है। अब जो है मार्क करना स्टार्ट कर दो कि फर्स्ट यूनिट पे मेरा जो टीपी था वो 10 था, सेकेंड यूनिट पे 30 था, थर्ड यूनिट पे 45 था, फिर 52 था, फिर 52 था और फिर 6 पर 48 था। और यहाँ पर भी सेम एमपी जो है पहले कितना था, 10 था, फिर 20 था, उसके बाद कितना आ गया था ये देखो, फिर उसके बाद 15 आ गया था, फिर 7, यहाँ पर 15 सॉरी यहाँ पर वो 15 आ गया था, फिर 7 आ गया था, फिर 0, उसके बाद ये जो है -4 पे आ गया था हमारा एमपी, ठीक है। तो ये मेरा एमपी कर्व बन जाएगा और ये जो है मेरा वो टीपी कर्व बन जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये जोड़ दो, इन फेजेस को आप जोड़ दो। कैसे जोड़ोगे, देखो फेज 1 जोड़ना है, फेज 2 जोड़ना है और फेज 3 जोड़ना है। अब यहाँ पर देखो जो हमारा टीपी है वो इंक्रीज करने लग रहा है बढ़िया रेट से, इंक्रीजिंग रेट से। एमपी भी हमारा इंक्रीज कर रहा है इस लेवल तक, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट फेज जोड़ दो क्योंकि यहाँ पर टीपी जो वो इंक्रीज करे जा रहा है और एमपी जो है अपने मैक्सिमम पॉइंट पे आ गया है। तो ये वाला जो पॉइंट है वो हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएगा क्योंकि टीपी भी बढ़ रहा है और हमारा एमपी भी मैक्सिमम है, ठीक है। तो ये फर्स्ट फेज हो गया हमारा। उसके बाद अब टीपी बढ़ तो रहा है लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है, ओके। और एमपी जो है वो अपना घटने लग रहा है और यहाँ पर इस पॉइंट पे एमपी जो है वो 0 पे आ गया है और यहाँ इस पॉइंट पर टीपी अपने मैक्सिमम पे और टीपी अपने कांस्टेंट पे। फिर जो है इसको आप पॉइंट बी मार्क कर लेना और इन्फ्लेक्शन वाले को पॉइंट ए मार्क कर लेना। ये आपका सेकेंड फेज हो गया, फर्स्ट फेज हो गया। और थर्ड फेज में आप ये दिखाओ कि टीपी जो है वो आपको गिरने लग रहा है और एमपी जो है वो आपका नेगेटिव है, तो ये आपका थर्ड फेज हो गया। अब एक प्रोड्यूसर जो है वो हमेशा सेकंड फेज में काम करने की सोचेगा। सेकंड फेज को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स या फिर डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। अब आप पूछोगे क्यों एक प्रोड्यूसर सेकंड फेज में क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो टीपी अपने एकदम मैक्सिमम पे यानी प्रोडक्ट एकदम दबा के बने हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात एमपी जो वो थोड़ा घट तो रहा है लेकिन पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है तो हमें घाटा नहीं होगा और सबसे ज्यादा प्रॉफिट हमें इसी में होगा क्योंकि एमपी भी पॉजिटिव है और टीपी जो है वो भी अपने मैक्सिमम और कांस्टेंट पे। तो हमेशा एक प्रोड्यूसर जो है वो सेकंड फेज ऑफ प्रोडक्शन में काम करना पसंद करेगा। तो लॉ ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स में आपको सबसे पहले ये बताना है कि वो क्या होता है, फिर आपको इसकी 3-4 एजम्पशंस लिखनी है, उसके बाद आप ये स्केड्यूल बनाओगे, फिर इसी स्केड्यूल को देख देख के आपको ये पूरा डायग्राम बनाना है जैसे मैंने यहाँ पर आपको दिखाया डायग्राम बना के। और उसके बाद ये जो 3 फेजेस हैं इन तीनों फेजेस को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जैसे पहला फेज जो है उसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, उस दूसरे वाले को हम बोलते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर और दूसरे वाले में आप ये भी बताओगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक प्रोड्यूसर यहीं पे प्रोड्यूस करना पसंद करेगा। और थर्ड फेज को हम बोलते हैं नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर, ठीक है। अब इन फेजेस में आपको क्या बताना है कि जैसे फर्स्ट फेज में क्या हुआ, हमारा जो टीपी है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ने लग गया, पॉइंट ए आया जिसमें हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं, फिर टीपी एमपी भी जो है वो बढ़े जा रहा था, है ना। उसके बाद एमपी भी अपने मैक्सिमम पे था। फिर इसमें आप बताओगे टीपी बढ़ तो रहा था लेकिन कम कम रेट पे, एमपी जो है वो फॉल होना स्टार्ट हो गया था, एमपी जो है वो 0 हो गया था पॉइंट डी पे। इस तरीके से सेकंड फेज जो है प्रोड्यूसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर टीपी भी जो है वो मैक्सिमम होता है और एमपी जो है वो पॉजिटिव होता है। नेगेटिव रिटर्न्स ऑफ फैक्टर्स में आप ये बताओगे कि यहाँ पर वेरिएबल फैक्टर्स तो बढ़ रहे थे लेकिन टीपी डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया और एमपी भी नेगेटिव हो गया, इसलिए हम जो इसको नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है, हमें रिलेशनशिप भी समझ में आ गई। जब भी आपको रिलेशनशिप बतानी होती है तो आपको ऐसे ही पूरा स्केड्यूल बनाना होता है और उसके बाद आपको ये मार्क मतलब डायग्राम बनाने होते हैं या फिर ग्राफ बनाने होते हैं और उसके बीच में रिलेशनशिप के पॉइंट्स लिखने होते हैं कि क्या पॉइंट्स हैं इसके, ठीक है।
अब ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप देख लो कि अगर आपसे पूछे कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में जो फर्स्ट फेस है इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, तो ये क्यों हो रहा था, इंक्रीज क्यों हो रहा था सब कुछ, ठीक है, क्योंकि फिक्स्ड फैक्टर की अच्छे से यूटिलाइजेशन हो रही थी, काफी ज्यादा एफिशिएंसी थी, लेबर को काम अच्छे से मिल रहा था, और फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर के बीच में काफी अच्छे से कोऑर्डिनेशन था। ऐसे ऐसे करके आप पॉइंट जो है वो बना सकते हो। डिक्रीजिंग रिटर्न्स क्यों हो रहे थे, क्योंकि क्या पता रिसोर्सेज की कमी आ गई हो, और उसके बाद फैक्टर्स में अच्छे से तालमेल नहीं बैठ रहा है, ठीक है, और जो फैक्टर्स है हमारे फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर, उसके बीच में एक सब्स्टिट्यूशन, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हमें नहीं मिला है, ठीक है। अब ये देखो यही चीज आ सकती है एग्जाम में आपकी, एक तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आएगा पक्का से पक्का, ये तो लिख के ले लो, और दूसरा आपका टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट के बीच में रिलेशनशिप आएगा, टीपीएमपी के बीच में, और एक आपका मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट के बीच में रिलेशनशिप आएगा, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले आप क्या करोगे, इसमें सबसे पहले आप ये करोगे कि टीपी का वो बताओगे कि टीपी क्या होता है। आप ये लिखना कि टीपी को हम टोटल फिजिकल प्रोडक्ट भी बोलते हैं। इसका क्या मतलब होता है कि सम टोटल ऑफ आउटपुट, की एक फर्म ने एक टाइम के अंदर कितने आउटपुट बनाए हैं, टोटल मतलब उसका सम, वो होता है हमारा टोटल प्रोडक्ट। उसके बाद इसका फॉर्मूला बताओगे, फिर ऐसे ही मार्जिनल प्रोडक्ट की जो मैंने ऊपर डेफिनेशन बताई थी वो लिखोगे, उसका फॉर्मूला लिखोगे। फिर आपको एक स्केड्यूल बनाना है, जो मैंने आपको ऊपर बना के दिखाया था स्केड्यूल, वो वाली फिगर्स ही याद कर लेना, ये वाली फिगर सारी याद कर लेना। वेरिएबल फैक्टर्स यहाँ से स्टार्ट कर देना, और टीपी की वैल्यूज याद कर लेना, फिर टीपी से एमपी निकल जाएगा और एमपी से एपी भी निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप ये बनाओगे, आपका सारा का सारा जो भी स्केड्यूल है, जैसे इन्होंने यहाँ पे स्केड्यूल बनाया है वैसे ही आप स्केड्यूल बना दोगे, और उसके बाद एक डायग्राम जो है वो यहाँ पे आप क्या करोगे, बना दोगे। वाई एक्स एक्सेस पे आपको ये वेरिएबल फैक्टर रखने हैं, ये वाले, और यहाँ पर आपको टीपी एमपी जो है प्लॉट करना है। पहले जो है आपने टीपी का प्रोडक्ट, टीपी का कर्व बना दिया, और फिर आपने एमपी का कर्व बना दिया। कई बच्चों को डाउट रहता है कि जब हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बनाया था, तब तो हमने दोनों के टीपी और एमपी के अलग अलग ग्राफ बनाए थे, एक ऊपर एक नीचे, लेकिन अब जो है आपने सेम में बना के दिखा दिया। तो इट्स अपॉन यू, आपकी मर्जी होती है कि आप वो एक ही में बनाना चाहोगे, दो में बनाना चाहोगे, लेकिन हमने ग्राफ करके दिखा दिया, ठीक है। अब इसके बीच में रिलेशनशिप बताओगे, वही चार बातें, टीपी जो है उसका फॉर्मूला लिखोगे, एमपी जो है उसका फॉर्मूला लिखोगे, टीपी जो है वो बढ़ रहा था, एमपी भी बढ़ रहा था, ठीक है। एमपी अपने मैक्सिमम पे था, फिर टीपी बढ़ रहा था लेकिन कम रेट पे, और एमपी जो है वो गिरना स्टार्ट हो गया, और एक पॉइंट ऐसा है एमपी 0 हो गया, फिर टीपी भी, और यहाँ पर टीपी अपने मैक्सिमम पे था और कांस्टेंट पे था, फिर टीपी गिरने लग गया और एमपी भी नेगेटिव हो गया। ये आपका इसमें रिलेशनशिप बता दिया, 4-5 पॉइंट लिख दिए, ठीक है। अब उसके बाद सेम ऐसे ही करना आपको एमपी और एपी के बीच में भी। आप क्या करोगे, एमपी एंड एपी के बीच में सबसे पहले वही वाले एमपी की डेफिनेशन लिखोगे, एपी की डेफिनेशन लिखोगे, इनके फॉर्मूला बताओगे, फिर एक स्केड्यूल बनाओगे जो मैंने आपको ऊपर दिखाया था। उसके बाद उस स्केड्यूल के थ्रू आपने इन दोनों का ग्राफ बना दिया। एक्स एक्सिस पे आपको वेरिएबल फैक्टर प्लॉट करना है, और यहाँ पर आपने एपी और एमपी का यूनिट्स में लिख दिया। फिर आपने एमपी का कर्व बना दिया और एपी का कर्व बना दिया। इनके बीच में रिलेशनशिप लिखना कि एमपी एपी जो है वो बढ़ रहा था, एमपी भी जो है वो बढ़ रहा था, ठीक है, और यहाँ पर एमपी जो है वो एपी से मैक्सिमम था, ठीक है। उसके बाद एमपी जो है वो अपने मैक्सिमम पे था, फिर एमपी जो है वो गिरने लग गया, एपी जो है, और एक पॉइंट पी पे एमपी जो है वो एपी के बराबर था, फिर दोनों जो है वो फॉल करने लग गए थे, लेकिन अब एपी जो है वो एमपी से ज्यादा था। फिर इन दोनों के फॉर्मूले बता दोगे। तो इस तरीके से आपको इसमें मोस्टली कहानियां ही लिखनी है, ओके। तो ये जो है मैंने आपको सारा समझा दिया चैप्टर। आई होप इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे और इसको अच्छे से बना बना के देखोगे, इसके स्केड्यूल को याद करोगे, इसका स्केड्यूल ही मेन है, वो अच्छे से याद हो गया तो आपको पूरा चैप्टर ही अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर हो जाएगा। एंड इस पीडीएफ में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एनसीईआरटी क्वेश्चंस अगर होंगे तो एमसीक्यूज वगैरह सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसी पीडीएफ में अटैच कर दूंगी। ये आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, वहां पे आप मुझे फॉलो करके इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। सो इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।